वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कोई चीज़ हमारे सामने पड़ी वो हमें कैसे दिखाई देती है, वो सारा डिस्कशन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम मिरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मिरर कितने टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर के अंदर भी कितने टाइप के मिरर होते हैं, उनके क्या क्या यूज होते हैं, मिरर फॉर्मूला को पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो का जो डिस्कशन है वो मिरर के आसपास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिरर क्या होता है उसी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है मिरर? मिरर क्या होता है कि एक आपकी कोई भी स्मूथ सरफेस एक साइड से पॉलिश की हुई, जनरली ग्लास होता है। अगर मैं ग्लास ग्लास आपकी एक स्मूथ सरफेस होती है, उसे एक साइड से पॉलिश कर दूं, तो जब भी उस ग्लास के ऊपर, उस पॉलिश ग्लास के ऊपर जब भी कोई लाइट रे आएगी, जब भी उस पॉलिश ग्लास के ऊपर कोई लाइट रे आएगी, तो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी और उसका एक इमेज फॉर्म करेगी। तो मिरर की सिंपल सी डेफिनेशन यही होगी कि अ पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस, जनरली ग्लास होता है, दैट फॉर्म इमेज बाय रिफ्लेक्शन इज नोन एज मिरर। ठीक है। अब मिरर मिरर को शो करने का तरीका क्या होता है, पेन पेपर में बनाने का तरीका क्या होता है? एक सीधी लाइन बनाइए जो स्मूथ सरफेस को रिप्रेजेंट करेगी और उसके नीचे इस तरीके से आप पॉलिश की हुई दिखा दीजिए, तो ये एक मिरर को। अब जो ये नीचे वाली सरफेस है जहां पे इस टाइप के ये जो डेस्क बनाए गए हैं, ये पॉलिश सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ऊपर वाली सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब वो अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए। वहां से कोई लाइट आएगी और बाउंस बैक होगी, फिर उस जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट उसको अपन रिट्रेस करेंगे पीछे, तो वहां पे अपने को इमेज मिलेगी। ठीक है। ये बेसिकली एक डायग्राम है आपका प्लेन मिरर का। आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर को पढ़ने से पहले हमें दो चीजों के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है इमेज। क्यों? क्योंकि अब आगे हम ऑब्जेक्ट और इमेज बार बार बोलने वाले हैं, तो उससे पहले पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। अब देखो सिंपल सी बात है कि जो इमेज बनेगी वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट की बनेगी। तो इमेज किसके थ्रू बनती है? हम रिफ्लेक्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के थ्रू। और रिफ्लेक्शन में जो लाइट रेज आती है वो हमने कल देखा था कि जब बाउंस बैक होने से पहले जो लाइट रे होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे किसी न किसी जगह से आ रही होगी। तो जहां से भी ये सारी की सारी इंसिडेंट रे किसी मिरर पे आती है, जहां से भी ये सारी की सारी इंसिडेंट रे किसी न किसी मिरर पे आती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। या फिर बोले कि जो इंसिडेंट रेज हैं उनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये जो इंसिडेंट रेज हैं ये कहीं ना कहीं क्या कर रही होगी? एक दूसरे को कट कर रही होगी। तो इसी पॉइंट को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। अब ये कट एक्चुअल में भी कर सकती है और ऐसा लग सकता है कि ये कट करेगी, बट एक्चुअल में कट करती नहीं है। जैसे कि आपको जो पहला डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रेज है ऑब्जेक्ट ओ से आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे होगी। साथ ही साथ ये देखो कहाँ पे ओ पे ही कट कर रही है, तो बट एक्चुअल में कट कर रही है, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट ओ है ये रियल ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो रियल ऑब्जेक्ट जहाँ पे इंसिडेंट रे एक्चुअल में कट करती है, वही आप इस डायग्राम में बात करो तो लाइट की रेज कुछ इस तरीके से आ रही है। अब ये एक्चुअल में कहीं मीट तो नहीं कर रही है, बट इन्हें आप आगे बढ़ाओ तो ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट ओ पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब अपियर टू इंटरसेक्ट। एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही है, बट इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मिरर है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये लाइट ऐसे चली जाएगी और ये लाइट ऐसे चली जाएगी। ठीक है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अगर इंसिडेंट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे, एक्चुअल में एक दूसरे को कट करे, तो वहां पे रियल ऑब्जेक्ट होगा। और अगर एक्चुअल में ना करे, एपियर हो कट करती हुई, तो वहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज क्या होता है? हमें पता है कि जब जो लाइट है वो मिरर पे आने के बाद क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। अब ये रिफ्लेक्ट, जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो भी रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, वो भी कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को या तो इंटरसेक्ट करेगी एक्चुअल में, या ऐसा लगेगा कि वो वहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, एपियर टू इंटरसेक्ट। तो उसी हिसाब से जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो या तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है या फिर एपियर टू इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करती हुई एपियर होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है इमेज। जैसे कि आप बात करो इसके अंदर, देखो ये लाइट की रेज ऐसे आई, लाइट की रेज ऐसे आने के बाद ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, वैसे ही ये लाइट की रेज ऐसे आई, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, तो ये दो हमारी क्या हो गई? ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से देखो, आई पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो आई जो है इसका क्या हो गया? इमेज हो गया। अब एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज कैसी है? रियल है। एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज कैसी है? रियल है। वैसे ही इस केस में बात करो
इस केस में ये रियल ऑब्जेक्ट से जो है इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी, एक रे आपकी ऐसे चली जाएगी, दूसरी रे आपकी ऐसे चली जाएगी। बट अगर आप ध्यान से देखो ये इधर आगे जाके तो कहीं मिलने वाली है नहीं, बट इनको अगर हम पीछे रिट्रेस करें तो ये आई पे मिलती हुई लग रही है, एपियर हो रही है, बट एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है वहां पे। तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करते हुए अपियर हो रही है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा इमेज। बट एक्चुअल में कट कर रही है नहीं, एक्चुअल में कट नहीं कर रही है, इसलिए कैसी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। तो ध्यान से अगर आप देखना चाहो यहाँ पे, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है रियल ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज कैसी बन रही है प्लेन मिरर के थ्रू, वर्चुअल बन रही है। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है, तो उस केस में इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। ये प्लेन मिरर के केस में होता है, बाकी मिरर के केस में ऐसा हो नहीं हो जरूरी नहीं है, अलग अलग कंडीशन आएगी, उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज बनाता है। सबसे पहले तो इमेज कैसे बनाता है वो देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या बहुत सारी लाइट रेज जा रही होगी, मैं दो लाइट रेज कंसीडर कर लेता हूँ। एक लाइट रे ऐसे गई, मिरर पे गई, ऑब्वियसली बात है मिरर पे जाने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये देखो रिफ्लेक्ट होगी, ऐसी चली गई। एक लाइट की रेज ऐसे निकाल दी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी चली गई। अब आगे जाके कहीं मिलेगी, आगे जाके ये कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर मैं इनको पीछे की तरफ रिट्रेस करूं, इन सबको मैं अगर मैं पीछे की तरफ रिट्रेस करूं, तो ये यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, एपियर हो रही है वहां पे। तो वहां पे इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जहां पे या तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे या एपियर टू इंटरसेक्ट हो, वहां पे क्या होगा, इंटरसेक्ट करती लगे या एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे, वहां पे इमेज बनेगी। यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई लग रही है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो क्या एक्चुअल में लाइट रेज कट कर रही है रिफ्लेक्टेड रेज, नहीं, डॉट डॉट करके इसे रिट्रेस करके मिलाना पड़ रहा है। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। इमेज कैसी है, वर्चुअल। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। साथ ही साथ इमेज कैसी है, सीधी है। ए बी सीधा है तो ए डेस बी डेस भी अगर आप ध्यान से देखो सीधा ही है। तो वर्चुअल के साथ साथ कैसी इरेक्ट इमेज बन रही है। एक चीज और अगर आप ध्यान से देखो कि अगर प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर से एक्स डिस्टेंस पे रखा होता है, तो उसकी इमेज भी जो है प्लेन मिरर से एक्स डिस्टेंस पे ही बनती है। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से उतनी की उतनी इमेज की डिस्टेंस मिरर से। साथ ही साथ अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट एच ओ है और इमेज की हाइट अगर मैं एच आई मान लूं, और ये इमेज प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन से बनी है, तो इस बात की पक्की पुष्टि रहेगी कि जो इन दोनों की जो हाइट है वो सेम होने वाली है। यानी कि जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है, किसका, इमेज का। किसके थ्रू, जब प्लेन मिरर के थ्रू इमेज बनती है तब। ठीक है। साथ ही साथ जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब लेटरली इन्वर्टेड इस बात का मतलब क्या, इस बात का मतलब ये है कि आपको राइट वाली चीजें लेफ्ट में दिखेगी, लेफ्ट वाली चीजें राइट में लगेगी। आप इसको खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आप अपना राइट हैंड खड़ा करिए, आपको जो आपकी सामने इमेज दिख रही होगी प्लेन मिरर के अंदर, उसके अंदर ऐसा लगेगा कि उसका लेफ्ट हैंड जो है वो खड़ा हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाई दिया है। आप राइट हैंड को रेज करिए, आपको ऐसा लगेगा कि जो आपकी इमेज है वो लेफ्ट हैंड को रेज कर रही है। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। ठीक है। इसी वजह से अगर आप कभी आपने देखा हो कि जो एम्बुलेंस होती है उसके अंदर एक्चुअल में जो एम्बुलेंस की स्पेलिंग होती है वो उल्टी लिखी होती है। उल्टी क्यों लिखते हैं, ताकि जब कोई उसके आगे कार हो वो पीछे से देखे उसको साइड वाले मिरर के अंदर, तो उसे वो सीधा दिखाई दे, उसे एक्चुअल में एम्बुलेंस पढ़ने में आए। ठीक है। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो प्लेन मिरर से इमेज की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये चार प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मे बी एमसीक्यूज में आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखो प्लेन मिरर कैसे बनता है, एक आप स्मूथ ग्लास की सरफेस लो, उसको एक साइड से पॉलिश कर दो तो वो प्लेन मिरर बन जाता है। वैसे ही जो स्फेरिकल मिरर है वो कैसे बनता है, सबसे पहले ध्यान से समझिए कि बनता कैसे है। जब तक समझ में नहीं आएगा कि बनता कैसे, इसकी बाकी सारी चीजें हम नहीं समझ पाएंगे। तो स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए क्या, हमें एक होलो स्फीयर चाहिए होता है। उस होलो स्फीयर को आप कट करके देखो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस होलो स्फीयर को अगर हम कट कर दें
ठीक है। तो दो पोर्शन मैंने कट किए हैं, एक पोर्शन मान लो कि ऐसा और दूसरा पोर्शन ऐसा, ठीक है। ये दो पोर्शन आ गए मेरे पास। अब अगर अब दोनों पोर्शन के दोनों साइड ग्लास है, अगर एक साइड को मैं पॉलिश कर दूं, अगर मैं एक साइड को क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि इनर साइड को पॉलिश करूं कि आउटर साइड को करूं। दोनों ही साइड को पॉलिश कर सकते हैं और दोनों ही साइड में जो स्फेरिकल मिरर बनते हैं वो अलग अलग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। अब अगर इनर साइड पॉलिश कर दी जाए, अगर इनर साइड पॉलिश कर दी जाए तो जो हमें मिरर मिलता है उसका नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर, का नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर आउटर साइड पॉलिश कर दी जाए, अगर आउटर साइड पॉलिश कर दी जाए तो इनर साइड क्या होगी, इनर साइड से रिफ्लेक्शन होगा। अगर इनर साइड पॉलिश कर दी तो आउटर साइड से रिफ्लेक्शन होगा। अगर आउट इनर साइड जो है पॉलिश कर दी तो कॉन्वेक्स मिरर बना, और आउटर साइड पॉलिश कर देते हैं तो कॉनकेव मिरर बनता है। मतलब जो मिरर बनता है उसका नाम होता है कॉनकेव मिरर। अच्छा जी, इसको और एक तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, अगर आप ध्यान से देखो इसका सेंटर कहाँ होने वाला है, इस स्फीयर का, यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा और इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, दोनों को अलग अलग देख लिया। तो अगर एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ किसकी, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की। अगर हमारा सेंटर किसका, उस होलो स्फीयर का जिससे काटकर हमारा स्फेरिकल मिरर बनाया गया है, उसका सेंटर अगर पॉलिश सरफेस की साइड में, ध्यान से देखो सेंटर और पॉलिश सरफेस दोनों एक तरफ ही है, तो इस केस में जो मिरर बनता है उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अगर पॉलिश सरफेस और जो आपका सेंटर है वो एक साइड में ना हो, ठीक है, तो जो मिरर बनता है उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। एक और तरीका है इसको पहचानने का, ध्यान से देखो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो थोड़ी सी केव नुमा है, ठीक है ना, केव की शेप की है, तो ये कॉनकेव मिरर बनता है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो मिरर हैं अलग अलग तरीके से इमेज बनाते हैं इसी, और इनकी अलग अलग कंडीशंस होती है, सारी की सारी कंडीशन हम डिस्कस करने वाले हैं, और उन्हीं कंडीशन के बेसिस पे इनका यूज होता है, इनका एप्लीकेशन पार्ट है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। बट इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो है स्फेरिकल मिरर के बारे में वो समझनी पड़ेगी। क्या टर्म्स होती है स्फेरिकल मिरर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे बनता है। और दो सरफेस होती है, इनर सरफेस और आउटर सरफेस। इनर सरफेस को पॉलिश कर दें तो जो मिरर बना है उसका क्या नाम होता है, आउटर सरफेस को पॉलिश कर दें तो जो मिरर बना है उसका क्या नाम होता है। ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इससे रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली होती है पोल। पोल क्या होता है कि जो भी हमारा स्फेरिकल मिरर है उसका सेंट्रल पार्ट, ठीक है ना, उसका सेंट्रल पॉइंट जो होता है उसे पोल बोलते हैं। जैसे कि मैं कॉनकेव मिरर का अगर एग्जांपल ले लूं तो इस तरीके से मान लो कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर होगा यहाँ कहीं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है पोल, ठीक है। अगली चीज आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे, जैसे कि हमें पता है कि जो स्फेरिकल मिरर है वो किसी होलो स्फीयर का पार्ट है, उस होलो स्फीयर का तो कोई सेंटर होगा, होलो स्फीयर का तो कोई सेंटर होगा, तो उसी सेंटर को इस स्फेरिकल मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे सी, ये देखो सी कट करने से पहले ये सेंटर था किसका, इसका होलो स्फीयर का, तो यहाँ पे अब ये इसका क्या बन जाएगा, अब ये इसका बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। समझ में आ रही है बात, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आगे आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, वही जिस स्फीयर का वो पार्ट है उस स्फीयर की रेडियस, वो होती है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे एक दूसरी टर्म में और समझा जा सकता है कि आपका जो पोल है, आपका जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ, यही कहाँ होगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दो तरीकों से इसको समझा जा सकता है। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये सबसे सिंपल चीज है कि आपका जो पोल है, मैं कॉनकेव मिरर के लिए समझा रहा हूँ, सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर के लिए वैलिड होगी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन होगी, इस तरीके से इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन होगी, इसी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है एपर्चर। एपर्चर क्या होता है कि जो भी आपका, आपने जिस तरीके से एक स्फीयर से आप एक मिरर काटोगे तो एक कटोरे के जैसा मिलेगा, तो कुछ पोर्शन उसका जो है रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल होगा, तो वो जितना एरिया, ठीक है ना, इस तरीके से होगा, तो वो जितना एरिया रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है उसे हम बोलते हैं एपर्चर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एपर्चर। एक और होता है लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर क्या होता है, लीनियर अपर्चर तो आपके जैसे कि यहाँ पे जो एंड दिख रहे हैं इस मिरर में, इन दोनों एंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हमारा क्या होता है, लीनियर अपर्चर। यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एम डैश,
ये किसी फिगर को रेफर कर रहा है। कौन सा फिगर? ये। अगर आप ध्यान से देखो, इस मिरर को यहाँ से काट दिया तो ये दो इसके एंडिंग पॉइंट हो गए, इनके बीच की जो सीधी सीधी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? इसका लीनियर अपर्चर हो जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी यहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये आपका पोल पी हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। ये सारी चीजें जो हम लोगों ने डिफाइन की है अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ी है, वो सारी की सारी यहाँ पे बना रखी है। तो ये डायग्राम अपने को पता होना चाहिए। एम एम डेस क्या है? एम एम डेस आपका लीनियर अपर्चर है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पी पोल है, एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डेस क्या है? ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, याद रह जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आई है, फोकस एंड फोकल लेंथ। देखो होता क्या है ना, स्फेरिकल मिरर में एक गजब सी चीज होती है कि अगर कोई लाइट रेज, ठीक है ना, जिसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो मिरर पे आके रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है, बाउंस बैक होने से पहले जो रेज होती है उनका नाम क्या होता है? इंसिडेंट रे होता है। तो अगर जो इंसिडेंट रे है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक फिक्स्ड पॉइंट पे कट करती है। प्रिंसिपल एक्सिस को एक फिक्स्ड पॉइंट पे कट करती है। कॉनकेव मिरर के केस में एक्चुअल में कट करती है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में कट करती हुई अपीयर होती है। बट या तो कट करती है या कट करते हुए अपीयर होती है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहां पे होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। ठीक है, कब कट करेगा? जब आपकी इंसिडेंट रेज पैरेलल आएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। दो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो वो एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी या फिर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती हुई अपीयर होगी। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। जैसे कि आप इसके अंदर देखो, कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में ये लाइट रेज आई, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन हुआ और ये यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर गई। उसी तरीके से ये लाइट रेज आई, इसने भी देखो सेम जगह कट किया, तो ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करें तो यहाँ पे तो ये डाइवर्ज करता है कॉन्वेक्स मिरर, इस तरीके से चली गई, इस तरीके से चली गई। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आगे जाके तो मिलने वाली है नहीं, तो इनको पीछे की तरफ अगर रिट्रेस करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे एफ पे कट करती हुई दिखाई दे रही है। यही एफ क्या है? हमारा फोकस ऑफ मिरर। ठीक है, फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब इस फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फोकस को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये छोटी सी चीज ध्यान रखना। ठीक है, आई होप आपको जो फोकल लेंथ है वो क्लियर हुई होगी। एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो फोकल लेंथ है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, या फिर ऐसा बोले रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होती है। दोनों ही बातें सही है। तो आपको ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू R/2 ये याद होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे काफी काम आने वाला है, तो इसे याद रखें। ठीक है, तो आई होप फोकस, फोकल लेंथ और इनके बीच, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन होता है वो सारा आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जैसे कि प्लेन मिरर से इमेज तो सीधी बन जाती है, काफी सिंपल केस था वो। बट स्फेरिकल मिरर से अगर हमें इमेज फॉर्म करनी है तो कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए। जैसे कि प्लेन मिरर में भी कुछ रूल्स थे, वो सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हो गए थे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रूल्स आ जाते हैं। तो पढ़ते हैं कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। इमेज, अगर हमें स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म करनी है या फिर एक्चुअल में जब इमेज फॉर्म होती है तो कौन से लॉज फॉलो हो रहे होते हैं वहां पे। तो वन बाय वन करके सारे लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फिर से आने वाला है। तो सबसे पहला रूल पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि अगर आपकी जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके? दोनों के केस में दोनों डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये कौन सा है सभी बोलिए? ये कौन सा मिरर है? ये है आपका कॉनकेव मिरर। ये कौन सा है? ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो दोनों ही केस में अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आए, इंसिडेंट रे पैरेलल आए तो कॉनकेव मिरर के केस में वो जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करती हुई जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको एक सी से मिलाती हुई एक लाइन दिखाई दे रही है।
कोई बता सकता है ये लाइन क्या है? ये लाइन एक्चुअल में नॉर्मल है, ये लाइन एक्चुअल में नॉर्मल है। ठीक है, क्यों नॉर्मल है? क्योंकि ये यहाँ इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसके साथ यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो। अब अगर ये नॉर्मल है तो सोचो ये एंगल आई और एंगल आर में क्या रिलेशन होगा? याद आया कुछ? एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। क्यों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी। सिंपल सी बात है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होने वाला। चलो यहाँ पे डिस्कशन वो नहीं है, यहाँ पे डिस्कशन ये है कि जब कोई इंसिडेंट रे कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक्चुअल में कट करती है। कहाँ पे? फोकस पे कट करती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरीके से जाती है। यहां पर भी देखो ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया हमारा? अननॉर्मल हो गया। तो ये एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, इक्वल भी। बट डिस्कशन यहाँ पे ये है कि अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस को के प्रिंसिपल फोकस पे कट करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर में एक्चुअल में कट करेगी और कॉन्वेक्स मिरर में कट करती हुई अपीयर होगी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ। फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या बोलता है? सेकंड रूल उसका जस्ट उल्टा है। उसके अंदर पैरेलल आई तो कहाँ? फोकस से पास हो गई। इसके अंदर अगर फोकस पे आ रही होगी, अगर फोकस से इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है, फोकस को कट करती हुई आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर वो क्या हो जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। कब? जब वो फोकस से आए। जैसे कि आपको दिख रहा है ये कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। फोकस से आने के बाद ये पैरेलल हो गई। यहाँ पे फिर से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बट कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर लाइट रे कुछ इस तरीके से आ रही है कि वो फोकस की तरफ ऐसे पॉइंट हो रही है, ऐसे लग रहा है कि वो फोकस की तरफ जाएगी, बट जाएगी नहीं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि उससे पहले क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उससे पहले क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये फोकस की तरफ डायरेक्ट है, इसकी डायरेक्शन जो है वो फोकस की तरफ है। ठीक है, तो अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में कोई ऐसी रे जो फोकस की तरफ आ रही हो, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी में, जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अभी समझने पे फोकस करिए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बोलता है? देखो मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर, और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? नॉर्मल होती है। सिंपल सी बात है, नॉर्मल ही होगी ना, क्योंकि सेंटर है किसी भी स्फीयर का, जो सेंटर है तो हर जगह से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा ना। और 90 डिग्री एंगल वाला क्या होता है? नॉर्मल होता है। सिंपल सी बात है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि सी को अगर मैं मिरर से मिला दूं, मिरर के किसी भी पॉइंट से मिला दूं, तो वो उसका नॉर्मल है। सिंपल सी बात है। और अगर आपको रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद आ रहा हो तो हमने क्या पढ़ा था? वहां पे एक नॉर्मल रे पड़ी थी। अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आती है तो वापिस उसी पाथ पे लौट जाती है। वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा। तो अगर आपकी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आए, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअल में आएगी, सॉरी कॉनकेव मिरर में एक्चुअल में आएगी, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करते हुए आए तो वापस उसी पाथ पे लौट जाती है। ठीक है, एक तरीके से इसे आप नॉर्मल रे भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग नॉर्मल रे भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर कोई लाइट रे ऐसी है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा लग रहा है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, बट एक्चुअल में जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। डॉट डॉट करके मिलाओगे तो पता चलेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट कर रही है। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये भी वापस क्या? अपने उसी पाथ पे लौट जाएगी। ठीक है, दोनों ही केस में ये होने वाला है। आपको किस तरीके से हो रहा है वो फिगर के अंदर आसानी से दिखाई दे रहा है। तो अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक्चुअल में आती है या फिर उसकी तरफ आती हुई अपीयर होती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस उसी पाथ पे चली जाती है जिस पाथ के थ्रू वो आई है। अब सबसे लास्ट
अब अगर आप ध्यान से देखो ना, मैंने आपको बोला कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको मिरर से मिलाने वाली लाइन क्या होती है, नॉर्मल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर से मिलाने वाली एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस भी होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक तरीके से नॉर्मल है, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस एक तरीके से नॉर्मल है। तो वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से सारे लॉज बन रहे हैं, बट अलग से याद रहेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपकी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ सर्टेन एंगल बनाती है, मान लो आई, और रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आर एंगल बनाती है, तो ये जो एंगल आई होगा ये एंगल आर के बराबर होगा। ये आपको पहले से ही पता है, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे उतना ही नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है। बट इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस आ गई नॉर्मल की वजह, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई लाइट की रे पोल पे आती है, डायरेक्ट पोल पे आती है, तो पोल पे आने के बाद, अब ये दोनों की केस में सही है, चाहे आपका कॉन्केव मिरर का केस हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर का केस हो। अगर आपकी लाइट की रे सीधी की सीधी पोल पे आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे सीधी पोल पे आ रही है, तो उस केस में वो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी उतना का उतना एंगल वो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कॉन्केव मिरर के केस में इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा और कॉन्वेक्स मिरर के केस में कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। लाइट की रे से आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस केस में भी एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन के हम लोगों ने रूल तो पढ़ लिए, अब एक एक करके इमेज बना भी लेते हैं। जितना आपके जितने केस एनसीईआरटी के अंदर है वो सारे केस डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ हो तो इमेज कहाँ बनेगी, और वो इमेज कैसी बनेगी, उस इमेज का नेचर कैसा होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहला केस जिसके अंदर अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, ठीक है ना, इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर हो, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उससे जो लाइट की रेज आती है वो कैसी आती है, उससे लाइट की रेज पैरेलल आती है, उससे लाइट की जो रेज आती है वो पैरेलल आती है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइट की रेज कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही आ रही है, बाकी उसके पैरेलल आ रही है। ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है, अभी हम लोगों ने रूल पढ़े, जो लाइट की रे, ठीक है ना, जो लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस पे। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ध्यान से देखो, ये भी फोकस से जाएगी। और ये वाली रे कौन सा रूल फॉलो कर रही है, ये वाली रे जब हमारी लाइट की रे इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वापस उसी पाथ पर लौट जाती है, ये लो वापस उसी पाथ पे चली गई। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, हमें पता है ना, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को इमेज बोलते हैं। तो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा। और अगर आप गौर से देखो ये इमेज कैसा बन रहा है, एकदम पॉइंट छोटा सा है ना, उत्तू सा। तो इमेज के बारे में अगर मैं बोलूं तो इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है फोकस पे, ठीक है, इमेज फोकस पे बनी है। साथ ही साथ इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज है, तो इसे बोला जाता है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। इमेज कैसी है, रियल। रियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइंस एक्चुअल में कट कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कट कर रही है, आपको डॉट डॉट बना के जबरदस्ती कट नहीं कराना पड़ रहा, इसलिए रियल है, एक्चुअल में कट कर रही है। इन्वर्टेड उल्टी इमेज है। अब पॉइंट साइज में तो पता नहीं लगता कि उल्टी है कि नहीं है, अब बाकियों को देख के जो भी रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, तो उसी हिसाब से इसको लिख दिया गया है कि ये रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहला केस और सबसे सिंपल केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो किस तरीके से चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, बियॉन्ड सी मतलब जब इनफाइनाइट और सी के बीच में कहीं हो, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में हो, इस केस में इमेज कैसे बनेगी, चलो बना के देखते हैं। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट आपका ए बी। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट की रे देखो पैरेलल गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये देखो, ये रहा फोकस, यहाँ पे फोकस से कट गई और इस तरीके से आगे निकल जाएगी, ठीक है। कोई भी दो रे चाहिए अपने को, चार रूल पड़े हैं, कोई भी दो रूल यूज कर लेना, उससे आपका रे डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। पहला ये होगा, इस तरीके से चली गई। अब दूसरी दूसरी लाइट की रे देखो, दूसरी लाइट की रे कैसे जाएगी, ये देखो, ये लाइट की रे एक ऐसे जा रही है, कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाती है वापस उसी पाथ पे लौट जाती है। अगर आप ध्यान से देखो इनको, तो ये कहाँ मिल रही है, ये कहाँ मिल रही है, ये यहाँ पे कहीं मिल रही है, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। और ये वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है, ये वाला पॉइंट सी और एफ के बीच में आ रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी आपकी सी और एफ के बीच में। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, फोकस, ठीक है।
अब इमेज कैसी बनी है आप खुद ध्यान से देख के बताइए कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है कि छोटा है। इमेज कैसी है, इमेज कैसी है, इमेज छोटी है। छोटी है मतलब डिमिनिश, इमेज कैसी है, डिमिनिश है। साथ ही साथ एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे कट कर रही है, देखो एक्चुअल में कट कर रही है, कोई डॉटेड लाइन नहीं है, इसका मतलब रियल। और उल्टी है, ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट ऊपर है ये नीचे है, तो उल्टी है तो मतलब इन्वर्टेड। ठीक है, सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारा धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ लेके आ रहे हैं, सबसे पहले इनफाइनाइट पे था, फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में ले आए, अब सी पे ले आए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे हो, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट सी पे ए बी, तो इस केस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, फिर से वही एक लाइट रे पैरेलल निकाल दो। जो लाइट रे पैरेलल जा रही है, जो लाइट रे पैरेलल जा रही है वो कहाँ से जाएगी, ऑब्वियसली बात है प्रिंसिपल फोकस को कट करते हुए जाएगी। और एक लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से निकाल दो, जो प्रिंसिपल फोकस से लाइट की रे जाएगी वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। अब रिफ्लेक्टेड रे देख लो कहाँ रिफ्लेक्टेड रे कट कर रही है, देखो ये रही एक रिफ्लेक्टेड रे और ये रही एक रिफ्लेक्टेड रे, ये यहाँ पे कट कर रही है। तो देखने पे पता ये पड़ता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसी पॉइंट सी पे कट करती है, उसी पॉइंट सी पे कट करती है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। अगर आप ध्यान से देखो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, सेम है, सेम साइज की ऑब्जेक्ट सेम साइज की इमेज बन रही है जैसा ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में जो है लाइंस कट कर रही है, मतलब इमेज कैसी, रियल। ठीक है, और उल्टी साफ साफ पता लग रहा है कैसी है, इन्वर्टेड है। ठीक है, चलिए अब और थोड़ा आगे शिफ्ट कर देते हैं, और आगे शिफ्ट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में चला जाएगा। ये लो, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ये देखो सी और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या, फिर से वही दो रूल। ठीक है, एक लाइट की रे देखो पैरेलल चली गई ऑब्जेक्ट से, जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से जाएगी, पैरेलल जाएगी वो प्रिंसिपल फोकस को कट करते हुए चली जाएगी, ये देखो इस तरीके से चली गई। दूसरी लाइट की रे अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से ये गई, इस तरीके से गई, तो ये ध्यान से देखो ये सी के अलोंग जा रही है, नॉर्मल रे, सी से मिरर को मिलाने वाले क्या होते हैं, नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल के अलोंग गई तो वापस उसी पाथ पे आएगी ना, नॉर्मल के अलोंग गई तो वापस उसी पाथ पे आएगी। तो देखो इधर गई, टकराने के बाद वापस उसी पाथ पे आ गई, और कुछ इस तरीके से ये आगे बढ़ गई। अब दो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास, कौन कौन सी दो रिफ्लेक्टेड रे, एक ये और एक ये। अब ये जो जहां इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे जो है इसकी इमेज बनेगी। आपको साफ साफ पता पड़ रहा है कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इनफाइनाइट और सी के बीच में, यानी कि बियॉन्ड सी। तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी बियॉन्ड सी। साथ ही साथ कैसी है इमेज, बड़ी है कि छोटी है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। इतनी देर छोटा आ रहा था या बराबर आया था। ठीक है, तो जब साइज बड़ा होता है तो उसे बोलते हैं इनलार्ज। कैसा है, इनलार्ज। क्या एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे कट कर रही है, यस एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे कट कर रही है, तो रियल इमेज बनेगी। उल्टी है तो इन्वर्टेड, सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर एफ पे आ जाए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे आ जाए, एफ पे आ जाए तो एक लाइट की रेस पैरेलल गई, फिर से वही कहाँ से जाएगी, एफ से चली जाएगी, ये लो चली गई। और एक दूसरी लाइट की रेस कहाँ से निकाल दो, बस नॉर्मल के अलोंग, सी से मिलाने वाली लाइन, सी से मिरर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग निकाल दो। वहां से क्यों, क्योंकि वहां से लाइट वापस उसी पाथ पे चली जाएगी। देखो ऐसे गई, ऐसे जाने के बाद वापस इसी पाथ पे लौट जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे, दो रे थी हमने को, ठीक है ना। दूसरे भी निकाल सकते हैं यहाँ से, जरूरी नहीं है कि आप सी से निकालो, आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, आप सी से निकाल दो, ये लो। ठीक है, आप दूसरा वाला रूल रूल भी फॉलो कर सकते हो, पी से कोइंसिडेंट रे पोल पे आए तो वो इक्वल एंगल बनाते हुए चली जाती है ना, इक्वल एंगल बनाते हुए कुछ इस तरीके से चली जाएगी। अब भी देख लो कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रे को देख लो, कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रे को देख लो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सी से पास करो, पोल से पास कर दो। कोई भी चार रूल पड़े हैं उसमें से कोई भी दो रूल जो आपको अच्छे लगते हैं वो लगाइए, आपका रे डायग्राम बनेगा। और आप ध्यान से देखो तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब कहीं मीट करेगी नहीं, तो ऐसा बोला जाता है कि ये इनफाइनाइट पे जाके बहुत दूर जाके मीट करेगी। तो जहां ये मिलेगी वहां क्या होगा, जहां मिलेगी वहां क्या होगा, तो इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ऐसा बोला जाता है कि इसका इमेज जो है वो बनेगा इनफाइनाइट पे, इंफिनिटी पे।
इमेज कैसी बनेगी, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत दूर जाके बनेगा। ठीक है, अब एक्चुअल में लाइट की रेज वहां पे जाके मिलती हुई मान रहे हैं, तो इमेज कैसी, रियल। ठीक है, और है कैसी, इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि नीचे की साइड में ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे बन रही है, तो कैसी है, इन्वर्टेड। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट केस कॉनकेव मिरर का। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस और पोल के बीच में हो। फोकस और पोल के बीच में हो तो ध्यान से देखो, दो लाइट की रेज देखो, ये रहा फोकस और ये रहा पोल, उनके बीच में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक लाइट की रेज पोल से निकाल देते हैं, पोल पे गिर आई, वो इक्वल एंगल बनाते हुए कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ये लो चली गई। ठीक है, और दूसरी लाइट की रे, ये देखो सी से मिलाने वाली लाइन, सी से मिरर को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, नॉर्मल। इतनी बार अब तो याद हो गया होगा। तो इसके अलोंग जो भी लाइट रेज जाएगी वो वापस इसी पाथ पे लौट जाएगी, ये लो वापस इसी पाथ पे लौट गई, इस तरीके से। अब अगर आप ध्यान से देखो दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे को, दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है सर, ये देखो, एक ये है और एक ये है। अगर आप ध्यान से देखो जब ये आगे जाएगी तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है लगातार बढ़ती जा रही है, तो आगे कहीं नहीं मिलने वाली है, बट ये पीछे मिलेगी। जब हम इन्हें पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे, इन दोनों लाइट की रेस को, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे, तो यहाँ पे जो है कट करती हुई दिखाई देगी, कट करती हुई अपीयर होगी। एक्चुअल में कट नहीं कर रही है, कट करती हुई अपीयर होगी। ऐसा लग रहा है कि वहां पे वो कट कर रही है, और जहाँ पे कट करते हुए या तो एक्चुअल में कट करे या कट करते हुए अपीयर हो, वहां पे क्या बनती है, इमेज बनती है। इस केस में आपकी इमेज जो है कहाँ बनेगी, इस केस में इमेज मिरर के पीछे बनेगी। मिरर के पीछे का मतलब क्या है, जिस साइड पॉलिश हो रखी है उस साइड आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज कहाँ बनी है, मिरर के पीछे बनी है, बिहाइंड द मिरर। कैसी है, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट का साइज ये, इमेज का साइज ये, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो कैसा, लार्ज। अब एक्चुअल में लाइन कट करी है कि डेस डेस करके कट कराना पड़ा है, अपीयर हो रही है कट करती हुई, तो रियल तो नहीं होगी भाई साहब, कैसी होगी, वर्चुअल होगी। सीधी है कि उल्टी है, सीधी है, इसका मतलब इरेक्ट। इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। तो वन बाय वन करके हम लोगों ने सारे के सारे 6 के 6 केस डिस्कस कर लिए हैं कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के। अब इन सबको एक टेबल में बना रखा है एनसीईआरटी में काफी अच्छे से, आप इन्हें याद कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें वही है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इमेज कहाँ बनेगी, साइज क्या होगा, ठीक है, डिमिनिश होगी कि सेम साइज होगा, इनलार्ज होगी कि हाईली इनलार्ज होगी, कैसी होगी, वो है। और नेचर, नेचर मतलब कैसी है, रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, सीधी है, उल्टी है, वो सारी चीजें आ जाती है। सारी चीजें हम लोगों ने जो डिस्कस किए वही इस टेबल के अंदर दे रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर आप लोग, आपने ये कॉनकेव मिरर की जो इमेजेस है ये से बन रही है, आपने पढ़ा तो दिया, ये यूज कहाँ होता है, ये जो कॉनकेव मिरर है इसका यूज क्या है वो तो बताइए। तो कॉनकेव मिरर का यूज क्या है वो सुनिए, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है बहुत ही जगह यूज होता है। सबसे पहला कि जो सोलर फर्नेस होती है, हमारी सोलर फर्नेस होती है, वहां पे हमें सनलाइट को क्या करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, ताकि एक जगह हीट एनर्जी आ सके, एक जगह हीट एनर्जी आ सके तो उसका कुछ यूज हो सके। तो वो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमें कॉनकेव मिरर का यूज करना पड़ता है। कैसे यूज होता है सर, आपने देखा था ना कि अगर लाइट की रेज पैरेलल आ रही है तो वो सारी की सारी एक ही जगह जा रही होती है, कहाँ पे, फोकस पे जा रही होती है, तो उस कंडीशन का यूज किया जाता है। दूसरा कि सेविंग मिरर, ठीक है ना, सेविंग मिरर, हम लोगों ने अभी सबसे लास्ट वाला केस पढ़ा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हो जाए तो हमें सीधी इमेज मिलती है, एक तो सीधी इमेज मिलती है और साथ ही साथ इनलार्ज बड़ी इमेज मिलती है। ठीक है, तो सेविंग मिरर में जो है कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है ताकि हमें सीधी इमेज मिल सके और बड़ी इमेज मिल सके। मैं दिखा देता हूँ, आपने किताबों में पढ़ा होगा, देखा नहीं होगा, दिखा देता हूँ किस तरीके से। ये देखिए, ये जो हमारा मिरर है ये कुछ कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो सेविंग करने वाला बंदा इस मिरर को यूज कर रहा है। इसी तरीके से जो डेंटिस्ट होते हैं वो हमारे जो टिप होते हैं, टिप की इनलार्ज इमेज देखने के लिए, बड़ी इमेज देखने के लिए इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, ये देखो, मुंह खोल के ये कॉनकेव मिरर अंदर डाल देते हैं ताकि अंदर का सब कुछ वो देख पाए। ठीक है, उसके बाद आपका इलाज कर पाए बेसिकली। यहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है। सबसे लास्ट, ये जो कॉनकेव मिरर है ये एज ए रिफ्लेक्टर यूज होता है कार की हेडलाइट में, टॉर्च में, सर्च लाइट में। कैसे होता है, आपने देखा कि जब फोकस पे होता है ना, जब फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से जो लाइट की रेज निकलेगी तो वो पैरेलल हो जाती है, वो पैरेलल हो जाती है। तो टॉर्च लाइट हो गई, कार की हेडलाइट हो गई, इन सब में अपने को एक लाइट की पैरेलल रेज चाहिए होती है, ठीक है ना, वो भी पावरफुल रेज चाहिए होती है ताकि वो
काफी दूर तक जा सके, ताकि काफी दूर तक का हम देख पाए। तो उस केस में क्या किया जाता है, जो आपकी गाड़ी का जो बल्ब होता है ना, हेडलाइट का या टॉर्च का जो भी हो गया, वो कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि उसके पीछे कॉनकेव मिरर लगा दिया, उसे फोकस पे लगा दिया। फोकस पे लगा दिया तो जो लाइट की रेज जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हमें एक पैरेलल पावरफुल लाइट की बीम मिलती है। इस तरीके से सरफेस होती है। देखो ये आपने देखा होगा, ये लाइट की रेज किस तरीके से कुछ ऐसा रिफ्लेक्टर लगा होता है। जो रिफ्लेक्टर की जो सरफेस होती है ना, रिफ्लेक्टर की जो सरफेस होती है, ये कॉनकेव सरफेस होती है, ये कॉनकेव सरफेस होती है। तो उस तरीके से कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन है। तो इन चार जगह हमारा कॉनकेव, और भी जगह होता है बट इतने याद रख लीजिए काफी है, यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। अब कॉनकेव मिरर तो पढ़ लिया, कॉन्वेक्स मिरर, उसकी इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ना है और उसका यूज भी पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने टोटल 6 केस पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के। कॉनकेव मिरर में हमें 6 केस नहीं पढ़ने हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर में हमें 6 केस नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ 2 केस ही पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उस टाइम पे कॉनकेव मिरर के केस में कहाँ बनती थी इमेज, फोकस पे। इसमें ही कुछ ऐसा होता है बट रे डायग्राम थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो रेज को डाइवर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है अभी मान लो, तो इससे जो रेज आएगी वो कैसे आएगी, लाइट की रे ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से चली जाएगी, और एक लाइट की रे ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से चली जाएगी। अब आगे देखो रिफ्लेक्टेड रे को, रिफ्लेक्टेड रे कैसे जा रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है। ये आगे जाके कहीं मीट नहीं करने वाली है, ये आगे जाके कहीं मिलने नहीं वाली है, लेकिन जब इनको पीछे की तरफ रिट्रेस किया जाएगा तो ये हमें फोकस पे मिलती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है, मतलब कि उसकी इमेज वहां पे कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, इमेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस केस में इमेज बनेगी फोकस पे और हाईली डिमिनिश्ड होगी, वही आपका पॉइंट साइज इमेज होगी, और कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट होगी। वर्चुअल इमेज लगभग लगभग जितनी भी वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट ही होती है। ठीक है, अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में हो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी हो, चाहे वो सी से आगे हो, सी और एफ के बीच में, एफ पे हो, हर केस में ये सिंगल केस ही हमारा काम आने वाला है। कैसे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के आगे रखा हुआ है तो इस तरीके से रखा गया है कि वो इनफाइनाइट और पोल के बीच में, इनफाइनाइट और पोल के बीच में, और अगर अपने को इमेज फॉर्मेशन करना है तो वही सिंपल रूल जो हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के सीखे थे। कौन कौन सा रूल सीखा था, सबसे पहला कि अगर लाइट की रे पैरेलल आती है तो वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी और ऐसा लगेगा कि वो फोकस से जा रही है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में अपियर होती है फोकस से जाती है। दूसरी, ये एक लाइट की रे ऐसी आई, एक लाइट की रे ऐसी आई जो ऐसा लग रहा है कि सी की तरफ जा रही है, यानी कि सी की तरफ, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है। तो ऐसी रे, ये क्या होता है, सी को मिरर से मिलाने वाली लाइन नॉर्मल लाइन होती है। तो नॉर्मल के अलोंग आने वाली लाइन में आपको इतनी बार बता दिया कि वो वापस उसी पाथ पे चली जाती है। तो ये जो लाइट है वापस उसी पाथ पे अपनी पीछे की तरफ चली जाएगी। तो ये लाइट की रेस क्या आगे जाके कहीं मिलने वाली है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, ये लाइट की रेस ऐसे जा रही है, आगे जाके कहीं नहीं मिलने वाली। जब आप इनको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे कट करती हुई दिखाई देगी, ध्यान से देखो, यहाँ पे इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी, इस केस में इमेज बन जाएगी यहाँ पे जो आपको ए डेस बी डेस से दिखाई दे रही है। अब ये इमेज कहाँ बनी है, ये इमेज अगर आप ध्यान से देखो पोल और फोकस के बीच में बनी है, ये इमेज पोल और फोकस के बीच में बनी है। तो इमेज के बारे में लिखना हो तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। और बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, मिरर के पीछे है। बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या है, जिस साइड पॉलिश सरफेस है उस साइड हमारी इमेज बनी है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, इमेज जो है मिरर के पीछे बनी है, बिहाइंड द मिरर। तो साफ साफ पता पड़ रहा है आपको इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है ना, इमेज का साइज ये रहा और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट का साइज, इनमें काफी फर्क है। इमेज जो है बिल्कुल छोटी दिखाई दे रही है, इसलिए कैसी होगी, डिमिनिश। ठीक है, साथ ही साथ
एक्चुअल में जो है रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रही है, उन्हें रिट्रेस करके मीट कराना पड़ रहा है, इंटरसेक्ट कराना पड़ रहा है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इमेज इरेक्ट बनेगी, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये सिंपल दो केस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, अब इन दो केस की फिर से टेबल, जैसे कि कॉनकेव मिरर की सिंपल टेबल थी हमारी जिसके अंदर 6 केस थे जिन्हें आप उस टेबल की हेल्प से आसानी से याद रख सकते हो, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी के अंदर। अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज आपकी एफ पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। वैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट और पोल के बीच में होगा तो पोल और एफ के बीच में जो इमेज बनेगी डिमिनिश बनेगी, वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये याद हो जाएगा। अब मेन बात आती है कि कॉन्वेक्स मिरर के यूज कहाँ कहाँ होते हैं। जितना कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उससे ज्यादा कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन पूछा जाता है इसके यूजेस का। तो यूज कहाँ होता है, ध्यान से देखो। कॉन्वेक्स मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, जिस जो भी लाइट गिरे उसके ऊपर आती है उनको वो डाइवर्ट कर देती है, फैला देती है। ठीक है, तो ये हमें को स्ट्रीट लाइट में चाहिए होता है, जैसे कि टॉर्च में तो पैरेलल चाहिए होता है, एक पावरफुल बीम चाहिए होती है, बट स्ट्रीट लाइट जो होती है वहां पे लाइट को स्कैटर कराना होता है। ठीक है ना, वहां पे लाइट को जो है ऐसे फैलाना होता है, डाइवर्ट कराना होता है। तो सबसे पहला यूज क्या हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट के अंदर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रिफ्लेक्टर यूज होता है, ताकि इसके ऊपर जो भी लाइट गिर रही है उसे ये डाइवर्ट कर सके और आसानी से पूरी जगह सभी जगह लाइट फैल जाए। ठीक है, इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है वो है गाड़ियों में रेयर व्यू। ठीक है ना, रेयर व्यू, जैसे कि पीछे कौन आ रहा है, पीछे वाला देखने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि जो बैक में देख जो आ रहा है उसे देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला कि ये कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है, इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है तो जैसा आ रहा होगा वैसा दिखाई देगा, आसानी से हम जज कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये छोटी इमेजेस बनाता है। छोटी इमेजेस यानी कि पीछे इतना बड़ा ट्रक है तो इसकी छोटी सी इमेज बना देगा। ठीक है, इतने इतने बड़े एरिया को ये छोटा सा करके दिखा देगा हमें। ठीक है ना, बहुत बड़े एरिया को छोटा सा करके हमारे साइड मिरर में, हमारा जो रेयर व्यू मिरर है उसके अंदर दिखा देगा। तो इन दो रीजन की वजह से, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है, एक वाइडर व्यू मिल जाता है। तो इन दो रीजन की वजह से जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो गाड़ियों के अंदर रेयर व्यू देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी मिरर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। कैसे, ध्यान से देखो, ये रहा आपका जो कार है, कार के अंदर रेयर व्यू मिरर के फॉर्म में यूज हो रहा है, और ये देखो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए यूज हो रहा है। जैसे कि कहीं पे मोड़ है, ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे दिखेगा तो नहीं कि वहाँ पे सामने से कोई कार आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि सामने आने वाली गाड़ी अपने को दिखाई दे जाए। ये आपने देखा भी होगा, आप हमारी जो गली होती है, गली के अंदर किसी न किसी पार्क के पास जहाँ पे एक से ज़्यादा रास्ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे देखने के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगेन फिर क्यों यूज किया जाता है, ताकि काफ़ी बड़े एरिया को, काफ़ी वाइडर एरिया को ये छोटा सा करके हमको दिखा दे, इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो ये 3 कॉन्वेक्स मिरर के यूज आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब स्पेरिकल मिरर के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है ना, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी जिन्हें अपने को सोल्व करना है, तो हमें साइन कन्वेंशन जो है वो पता होने चाहिए। अगर हमें साइन कन्वेंशन पता नहीं होंगे तो चाहे फॉर्मूले कितने भी याद कर लो, फॉर्मूले कितने भी रट लेना, आप लोग क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। अगर क्वेश्चन करेक्ट करना है तो साइन कन्वेंशन को ढंग से समझना पड़ेगा। जिस तरीके से एनसीईआरटी के अंदर जो साइन कन्वेंशन दिया गया है उसी तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है। ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि ऑब्जेक्ट पे जो लाइट रेज आएगी वो कहाँ से आएगी, वो लेफ्ट से आएगी। ठीक है, और जितनी भी डिस्टेंस है सारी की सारी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको मेजर करनी है और पोल से देखनी है। पोल से देखनी, चाहे आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखनी हो, चाहे आपकी इमेज की डिस्टेंस देखनी हो, वो कहाँ से मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है। पोल आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है ना, सेंट्रल पार्ट ऑफ मिरर होता है। ठीक है, अब जितनी भी डिस्टेंस राइट डायरेक्शन में है, जितनी भी डिस्टेंस राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन का मतलब क्या, ये देखो, ये रहा मिरर और ये राइट डायरेक्शन वाली, ठीक है, राइट डायरेक्शन वाली आप ऐसे भी बोल सकते हो प्लस एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंसेस है, अगर हम मेजर करने जा रहे हैं पोल से और प्लस एक्स एक्सिस की तरफ अपने को जाना पड़ रहा है, ये राइट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो उन सारी डिस्टेंस को मेजर करने के बाद हम विथ पॉजिटिव साइन लिखेंगे। उसी तरीके से
अगर हम मेजर करते हुए लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो मेजर करने के बाद उन सारी वैल्यूज को हम क्या लिखेंगे, विथ नेगेटिव साइन लिखेंगे। ये साइन कन्वेंशन कहना चाहता है। उसी के साथ जो हमें प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंसेस मेजर करनी होगी, कब, जब अपने को साइज मेजर करना है किसका, ऑब्जेक्ट का या फिर इमेज का, यानी कि हाइट मेजर करनी है, तो अपने को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर करना पड़ेगा। उस केस में अगर आप प्लस मेजर करते करते प्लस वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो आपको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ यानी कि नीचे जा रहे हैं तो आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है, ये लो सबसे पहला हो गया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा हुआ है। ठीक है, कोई सा भी मिरर हो, ये कॉनिकल मिरर का एग्जांपल लेके आपको समझाया गया है। डिस्टेंस, जो राइट में डिस्टेंस मेजर करनी है वो आपको पॉजिटिव लेनी है, जो लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर करनी है वो आपको नेगेटिव लेनी है, जो डिस्टेंस आपको ऊपर मेजर करनी है वो पॉजिटिव लेनी है, जो डिस्टेंस नीचे मेजर करोगे प्रिंसिपल एक्सिस से वो अपने को नेगेटिव लेनी है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ये अगर याद रखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूमेरिकल सोल्व कर, साइन कन्वेंशन आ गया, अब हमें मिरर फॉर्मूला आना चाहिए। अगर मिरर फॉर्मूला आएगा तभी हम बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ है उसमें और उस स्फेरिकल मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताए, उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे f क्या है, f है आपकी फोकल लेंथ, v क्या है, v है आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, u क्या है, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है, साइन कन्वेंशन को भूलना नहीं है। इस बात का मतलब क्या है, राइट वाली पॉजिटिव, लेफ्ट वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, सिंपल सी बात ये है। अब एक चीज और साथ में अपने पता होनी चाहिए, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, मैग्निफिकेशन अपने को बताता है कि जो ये मिरर है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बना रहा है कि उससे छोटी इमेज बना रहा है। ठीक है, तो इसे मेजर कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप हाइट ऑफ इमेज मेजर करिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करिए, उन दोनों का रेशियो ले लीजिए, जो चीज आपको मिलेगी उसे अपन बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब कभी कभार हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और कभी कभार हाइट ऑफ इमेज पता नहीं होती है, उस केस में अगर अपने को जो v और u है यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज पता है, उस केस में भी हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे माइनस v बाई यू। तो हम इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, सिंपल सी बात है। और इस फॉर्मूलों को यूज करते हुए भी, इन सारे फॉर्मूलों को यूज करते हुए भी हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, जब क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन कराता है, साथ साथ बताता है कि बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या है, उस केस में आपकी ये चीज काफी हेल्प करेगा। अगर आपको डायरेक्ट चीजें याद नहीं रहती, जैसे कि वो 6 केस वो हो गए, 2 केस आपके 6 केस कॉन्केव मिरर के हो गए, 2 केस आपके कॉन्वेक्स मिरर के हो गए, अगर वो याद रहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल आएगा तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर m की वैल्यू जो है 1 से बड़ी आती है, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, हम क्या बोलेंगे कि इमेज किसी लार्ज बनी है। ठीक है, अगर m की वैल्यू जो है 1 से कम आती है, 1 से कम आती है मतलब इमेज छोटी है, उस केस में बोलेंगे कि डिमिनिश्ड इमेज बनी है। ठीक है, सिंपल सी बात, इस चीज को ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो काम आएगी। कब काम आएगी, इमेज का नेचर लिखते टाइम काम आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ चीजें मैं आपको नोट की फॉर्म में दे देता हूँ, तो याद रखना आप, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है। अब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना है तो आपको ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से मेजर करने के लिए लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा तो जो भी वैल्यू आएगी, मान लो यू वैल्यू है, तो आपको उसको विथ नेगेटिव साइन लेना है, विथ नेगेटिव साइन लेना है। अब ऑब्जेक्ट को हमेशा हमेशा ही लेफ्ट में रखना है, तो इसका मतलब यू हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ की। अगर आपको पता हो, ठीक है, थोड़ा बहुत याद है पिछले वाला, तो जो कॉनकेव मिरर था उसका जो फोकस होता है वो इस तरफ आता है,
फोकस इस तरफ आता है तो फोकल लेंथ आपको मेजर करनी है तो किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा। लेफ्ट में जाने के लिए आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे उसे आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा, इसीलिए बोला जाता है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। वही अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल राइट साइड में होता है, ठीक है। अब इसको मेजर करना है पोल से तो आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर करेंगे फोकल लेंथ, मान लो हम लोगों ने स्मॉल एफ मेजर की तो उसे विथ पॉजिटिव साइन लेंगे। ये सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या याद रखना है नोट से, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो नेगेटिव लेनी है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है। क्यों लेनी है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब आप याद रखोगे तो बार बार कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो बार बार डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। एक बार आपने समझ लिया, अब इस चीज को याद रखिए, ठीक है। अब मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी करा देता हूँ, बाकी एमसीक्यूज पैटर्न की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। बट ये फॉर्मूले कितने अपने को समझ में आए, इनको अप्लाई कैसे करना है वो सीख लेते हैं एनसीईआरटी के दो एग्जाम्पल की हेल्प से। आ जाइए, सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़िए, क्या बोल रहा है कि एक आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है। कैसा मिरर दिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है जिसका यूज रियर रियर व्यू देखने में किया जा रहा है ऑटोमोबाइल में, ठीक है ना, गाड़ियों में पीछे देखने में किया जा रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया गया है 3 मीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी सबसे पहले बताओ, r/2 सीधा यानी कि 3/2। अब प्लस लिखूँ कि माइनस लिखूँ, कॉन्वेक्स मिरर है अभी पढ़ के आए प्लस में लिखेंगे तो फोकल लेंथ को लिख देंगे +3/2 मीटर, ठीक है, ये लिख के साइड में रख लिया। आगे पढ़ते क्वेश्चन को, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। एक बस जो है वो मिरर से 5 मीटर दूर है, यानी कि आपको क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी। तो डायग्राम बना के अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट बस है, बस को मैं यहाँ खड़ा कर देता हूँ, लेफ्ट साइड में खड़ा करना होता है, ठीक है। इससे इसकी डिस्टेंस दे रखी है आपको 5 मीटर, सिंपल सी बात है। और इसका एफ जो है वो है +3/2, ठीक है, +3/2 मीटर। अब इसकी अपने को क्या निकालनी है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, नेचर निकालना है, सब कुछ करना है। देखो कॉन्वेक्स मिरर है, अगर आपको सीधा सीधा याद है फोकस जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो पोल और इंफिनिटी के बीच में है, तो साइज जो है छोटा आने वाला है, डिमिनिश आने वाला है, ठीक है। नेचर कैसी आने वाली है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आने वाली है, ये सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। चलो फिर भी हम देख लेते हैं, सारा कुछ कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आ जाइए, अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, यू मेरे को पता है, यू लिख लेता हूँ। यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। माइनस क्यों, सभी को समझ में आ रहा है क्योंकि ये लेफ्ट में है, यू की वैल्यू -5 हो गई। अब मेरे को अगर वी कैलकुलेट करना है तो मैं बड़ी आसानी से वी कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अपने को मिरर फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। 1/f यानी कि 1/3/2, 3/2 2 ऊपर आ गया, ये लो 1/v, वी कैलकुलेट करना है और यहाँ आ जाएगा 1/-5, ठीक है। ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1/v कितना हो जाएगा, 2/3 + 1/5। अगर एलसीएम ले तो एलसीएम आता है 15 एंड यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 3, कितना बना 13/15। तो v की वैल्यू आई 15/13। इसे सोल्व करें तो ये बनता है 1.15 लगभग लगभग, है ना, 1.15 मीटर, 15 दी 1.15 मीटर, ठीक है। v की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, v की वैल्यू ये आ गई। अब देखो इसका मतलब क्या है, v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज सीधी बनती है, कितनी डिस्टेंस बनेगी, 15/13 मीटर पे बन जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं साइज और नेचर वगैरह बताना है, नेचर तो आपको पता ही है कि कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगी और इरेक्ट इमेज है। अब साइज बताना है, पता है वो भी डिमिनिश बनती है, चेक कर लेते हैं मैग्निफिकेशन निकाल के। मैग्निफिकेशन कितना होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करनी है, तो माइनस v की वैल्यू 15/13/u, u कितना है -5, ठीक है, -5, तो माइनस से माइनस कट, ये बना 3/13। अगर आप ध्यान से देखो ये m की वैल्यू जो है 1 से कम है, m की वैल्यू 1 से कम आती है तो मैंने आपको बताया था कि इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश बनती है। तो सब कुछ बता सकते हो, पोजीशन ऑफ इमेज कितनी है 15/13 मीटर, ठीक है।
नेचर वर्चुअल है, इरेक्ट है, साथ ही साथ डिमिनिश्ड है, एंड बिहाइंड द मिरर है। बिहाइंड द मिरर क्यों? क्योंकि पुलिस वाली साइड इमेज बन रही है, पुलिस वाली साइड इमेज बनती है तो उसे अपन बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। ये सारा डेटा आप अच्छे से नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया, मतलब आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया गया है कितना? 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ये लो कॉनकेव मिरर बना दिया, इससे कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर आगे रखा गया है। तो यू कितना हो गया? यू की वैल्यू हो गई -25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है आपको। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ अभी मैंने बताया था क्या होती है? नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि उसका फोकस यहाँ इधर को होता है, ठीक है। फोकल लेंथ -15 हो गई। पूछ रहा है कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अगर शार्प इमेज चाहिए तो हमें स्क्रीन कहाँ रखनी पड़ेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी, मतलब जहाँ पे इमेज बनेगी वहीं पे रखेंगे ना स्क्रीन। तो कुल मिला के आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। साथ ही साथ अपने को नेचर वगैरह बताना है, साइज वगैरह बताना है, वो सब देख लेते हैं अभी। आ जाइए। तो सबसे पहले हम v निकाल लेते हैं। v निकालने के लिए वही सिंपल फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी कि 1/-15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u यानी कि -25। 1/v माइनस का 1/15 इधर पड़ा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 25। ठीक है, इसे आगे सोल्व करके देखते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? आगे सोल्व करने पर 1/v बनता है, इसका एलसीएम आ जाएगा 150। एलसीएम ले लेते हैं, या 75 एलसीएम आ रहा है, 75 ले लो। 75 एलसीएम आ गया, ये -5 और ये बना आपका c। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 2/75 और v माइनस का 75/2 सेंटीमीटर, यानी कि v की वैल्यू आ रही लगभग -37.5 सेंटीमीटर। मतलब इमेज यहाँ कहीं बनेगी, और कॉनकेव मिरर केस में इमेज इधर बन रही है लेफ्ट साइड में, मतलब नीचे बनती है। ठीक है ना, ये लॉजिक से लिखा, बट हम अभी निकाल भी लेंगे कि इमेज नीचे बनेगी। हम हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉजिटिव आई तो ऊपर, नेगेटिव आई तो नीचे, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी इधर। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए हमने मिरर मैग्निफिकेशन वाले के अंदर एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो -v/u के बराबर होता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 4 हो गया, v कितना है? v है 75/2। माइनस का माइनस फॉर्मूले का एक माइनस और आ गया, डिवाइडेड बाई u कितना है? u है 25, ये भी माइनस का। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है? देखो माइनस से माइनस कट गया, ये आया -3/2। तो हाइट ऑफ इमेज आती है हमारे पास -6 सेंटीमीटर। देखो ऑटोमेटिकली माइनस आ गई, इसका मतलब नीचे। अब हाइट ऑफ इमेज ज्यादा आई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इमेज कैसी है? इमेज इनलार्ज्ड है। इमेज इनलार्ज्ड है। अब कॉनकेव मिरर के केस में इधर इमेज बन रही है, इधर सारी की सारी इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है। इमेज रियल भी है, और उल्टी है तो इन्वर्टेड है। ये तो इन्वर्टेड है। ये हो गई आपकी नेचर ऑफ इमेज, ये हो गया साइज ऑफ इमेज। ठीक है, और ये पोजीशन ऑफ इमेज हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन, डिटेल में और ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया, रिफ्लेक्शन, मिरर, मिरर फॉर्मूला, जितने भी केसेस हो गए आपके इमेज फॉर्मेशन के, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच।